बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के बीए इतिहास पार्ट 1 ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए आज मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्यों की जो राज व्यवस्था थी उसका स्वरूप किस प्रकार का था उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका जो स्वरूप था वह एक विस्तृत दृष्टिकोण का परिचायक है। इसको भिन्न भिन्न संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है। यह एक नए राजनीतिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। इस मौर्य साम्राज्य की जो प्रवृत्ति थी वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी। विस्तृत क्षेत्र में शासन की स्थापना इसका उद्देश्य था और चक्रवर्ती की संकल्पना, चक्रवर्ती राज्य की संकल्पना इसमें पाई जाती है। यह एक केंद्रीयकृत राज्य था। केंद्रीय नियंत्रण काफ़ी मजबूत था, यद्यपि स्थानीय स्तर पर भी शासन की व्यवस्था थी। यह एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण लेकर आया कब? अशोक के काल में। सम्राट अशोक के काल में प्रजा कल्याण का दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसकी चर्चा, जिसका उल्लेख हम अशोक के अभिलेखों में, उसकी घोषणाओं में पाते हैं। विस्तृत एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से देखें तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इसका विस्तृत एवं प्रभावी नियंत्रण था। नौकरशाही व्यवस्था के माध्यम से इसने काफ़ी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। अशोक का धर्म सामाजिक समन्वय का प्रयास था। समाज के विभिन्न वर्गों, ब्राह्मण, श्रमण, जैन, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास था। एकीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी जिसका सर्वोच्च अधिकारी शासक था। शासन तंत्र में अधिकारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब केंद्रीकरण के तत्वों को हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या केंद्रीकरण के तत्व इसमें थे। अब हम विकेंद्रीकरण के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। तो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत विकेंद्रीकृत जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत पुरोहित वर्ग, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था एवं स्थानीय शासन की व्यवस्था थी। निष्कर्षतः हम देखते हैं तो यह भारत के विशाल साम्राज्य में फैला हुआ था जिसकी कोई एक निश्चित प्रकृति नहीं मानी जा सकती है। केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत इसका एक विस्तृत स्वरूप था। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति या स्वरूप एक विस्तृत दृष्टिकोण का परिचायक है। इसे भिन्न भिन्न संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है। मौर्य राज्य एक साम्राज्य के रूप में था और इस तरह यह एक सर्वप्रथम नए राजनीतिक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति साम्राज्यवादी थी। इसके अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विस्तृत क्षेत्र में शासन की स्थापना की गई। पहली बार चक्रवर्ती की संकल्पना स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक को चक्रवर्ती शासकों के रूप में उल्लेखित किया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में भी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रदर्शन होता है। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य के रूप में था। विस्तृत क्षेत्र पर शासन होने के बावजूद केंद्रीय नियंत्रण काफ़ी मजबूत था। केंद्र से ही विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की जाती थी। वैसे तो स्थानीय स्तर पर भी शासन की व्यवस्था की गई थी, किंतु केंद्र का उस पर नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य में राजतांत्रिक व्यवस्था कायम थी। वैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण दोनों अर्थों में राजतांत्रिक व्यवस्था स्थापित थी। राजतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज व्यवस्था में
एक नए सिद्धांत को लाया गया जो सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें राजा, परिषद एवं सेना महत्वपूर्ण भूमिका में थी। मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के अंतर्गत अशोक के काल में एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसमें प्रजा कल्याण का दृष्टिकोण था। अशोक के शासनकाल में राजतंत्र को पैतृक राजतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें प्रजा को संतान की तरह माना गया और प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करना राजा का कर्तव्य माना गया। अशोक ने इसके लिए अभिलेखों में भी घोषणा किया है। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रभावी एवं विस्तृत प्रकार का नियंत्रण भी था। इस नियंत्रण को राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत समझा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत यह नियंत्रण था। कर प्रणाली एवं राजस्व प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण को देखा जा सकता है तथा अशोक के धम्म को सामाजिक नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है। वैसे धम्म एक आचार संहिता थी जो सामाजिक क्षेत्र में समन्वय लाने के प्रयास के रूप में स्थापित हुई। मौर्य साम्राज्य के प्रभावी नियंत्रण को उसके नौकरशाही स्वरूप के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। यह नौकरशाही व्यवस्था एकीकृत रूप में विभिन्न स्तरों पर स्थापित की गई थी। सर्वोच्च अधिकारी शासक स्वयं होता था और प्रत्येक शासक के नीचे शासन तंत्र में अधिकारी वर्ग नियुक्त किए गए थे। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की स्थिति भी मौजूद थी, जिसमें पुरोहित वर्ग, गुप्तचर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था एवं स्थानीय शासन के अंतर्गत देखा जा सकता है। पुरोहित वर्ग को धर्म प्रचार से जोड़ा जाना, संस्था एवं संचरा के रूप में गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना, कंटक शोधन एवं धर्मस्थीय न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था करना और प्रादेशिक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना केंद्रीयकृत शासन को बताता है। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य को भारत की विशाल साम्राज्य के रूप में देखा जा सकता है और इसकी कोई एक प्रकृति को बताना एकांगी दृष्टिकोण होगा। इसे केंद्रीयकृत शासन के अंतर्गत विस्तृत स्वरूप के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त वर्णन के अंतर्गत भिन्न भिन्न संदर्भों में इसके स्वरूप की चर्चा की जा सकती है, जिससे साम्राज्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो आज की चर्चा मौर्य साम्राज्य के स्वरूप पर थी। अगली जो हमारी व्याख्यान होंगे, अगला व्याख्यान जब होगा इस विषय पर, तो मौर्य साम्राज्य जो मौर्य राज व्यवस्था में के स्वरूप के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या विवरण प्राप्त हुआ, यानी कौटिल्य ने क्या लिखा है मौर्य साम्राज्य के व्यवस्था के बारे में, उसका अध्ययन, उसका प्रस्तुतिकरण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक विद्यार्थियों, आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें और पुस्तकों के माध्यम से और अन्य भी जो अध्ययन सामग्रियाँ आपके पास उपलब्ध हों उनके माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन करें और जो भी जिज्ञासा प्रश्न हो वह पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।